welcome students. My name is Asma and I will teach you computer about the first unit, which is type and generations of computer. सबसे पहले इस यूनिट में हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है, एक तो कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में और दूसरा कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। जैसा कि हमने क्लास 3 में कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में डिटेल से पढ़ा था, वो थोड़ा रिवाइज़ करने के लिए स्टार्ट में हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर के टाइप्स पे आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले जैसा कि क्लास 3 में भी हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर हमें इस बात का पहले ही पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसा कि हम मोबाइल की बात कर लें, जैसे मोबाइल को हम मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं। मोबाइल भी बगैर चार्जिंग की या बगैर लाइट के नहीं चलता। या फिर सिस्टम की बात कर लें तो सिस्टम भी बगैर लाइट के हमारे पास नहीं चलेगा, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा है जिसमें हम सबसे पहले कंप्यूटर को डाटा देते हैं और उसके बाद डाटा देने के बाद कंप्यूटर का काम ये होता है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीनरी है, इस पर्पस के लिए बनाई गई है कि जो यूज़र इसको डाटा देगा एज अ इनपुट, वो इसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद उसको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको आउटपुट में चेंज कर देगा। तो इसका मतलब इन 3 ब्लॉक से कंप्यूटर की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है कि सबसे पहले आपने इसको इनपुट देनी है अपने सिस्टम को, उसके बाद वो उस आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करके दिखाएगा, प्रोसेसिंग के बाद वो उसको रिक्वायर्ड आउटपुट में चेंज कर देगा। यही कंप्यूटर सिस्टम का काम है। अब इस पर्पस के लिए हमारे पास डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस होते हैं। लाइक इनपुट के लिए हमारे पास डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड के थ्रू हम डाटा एंटर करवाते हैं। वो नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, वो लेटर्स की फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, वो पिक्चर्स की फॉर्म में डाटा हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का डाटा आप प्रोसेस करवा रहे हो। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आप डाटा इनपुट करवाते हो सिस्टम में, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इनपुट डिवाइसेस में आती हैं। दूसरा वो क्या करता है, अब सिस्टम का काम है कि प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू वो क्या करे, उस इनपुट को प्रोसेस करके आपके सामने आउटपुट में चेंज कर दे। तो सीपीयू इस पर्पस के लिए यूज़ होता है, यानी प्रोसेसर यूज़ होता है प्रोसेसिंग के पर्पस के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद जो वो आउटपुट में चेंज होता है, आपका इनपुट जब आउटपुट में चेंज होती है तो वो किसके थ्रू होगी, वो आपको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले होगी। जैसे कि स्पीकर की बात कर लें, स्पीकर जब आप कोई साउंड देते हो सिस्टम को, आपको जब वो सुनाई देती है तो वो स्पीकर्स के थ्रू सुनाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको आपकी इनपुट को उसको प्रोसेस करके आप तक पहुंचा रहा है, यानी आउटपुट दे रहा है आपको। और इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस की बात कर लें तो प्रिंटर आपको हार्ड फॉर्म में देता है, आपको जो भी आपकी इनपुट होती है उसको प्रोसेस करके आउटपुट किस में देता है, पेपर के ऊपर देता है। तीसरी इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, एक डिस्प्ले की बात कर लेते हैं कि ये जो मॉनिटर स्क्रीन आपको नज़र आ रही होती है, वो आपको जो भी आउटपुट शो करा रही होती है, वो क्या कर रही होती है, वो प्रोसेस करने के बाद ही डाटा को चेंज करके आउटपुट में आपको शो करा रही होती है। इसका मतलब मॉनिटर एक डिस्प्ले आपको देता है, यानी आउटपुट देता है। कहने का मतलब ये है कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इन तीनों मकसद के लिए हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के जो ये काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद जब इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी तो अब हम आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम था टाइप्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मीन्स के 2 टॉपिक्स को इन्होंने मर्ज किया हुआ है। टाइप्स, सबसे पहले टाइप्स को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर के टाइप्स में यहाँ पर 4 टाइप्स आपके सामने डिस्कस की हुई हैं, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। अब इनको देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है, जैसे आपके घरों में लैपटॉप मौजूद है, आपके घरों में टैबलेट मौजूद है, उसके अलावा आपके घर में स्मार्टफोन मौजूद है, डेस्कटॉप पीसी जो आपकी स्कूल के लैब में मौजूद होता है या आपके घरों में भी होता है। ये सारी किस कैटेगरी में आते हैं, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। ये सब तो आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। एक पहली बात तो इसकी फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर ईज़िली अवेलेबल होता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। ये स्कूल्स वगैरह में, ऑफिसेज़ वगैरह में अक्सर आपको दिखता है और इसके ऊपर सिर्फ एक पर्सन एक टाइम पे काम कर सकता है। दूसरी बात इसके बारे में ये है कि इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसिंग चिप्स यूज़ हो रही होती हैं जो असल में प्रोसेसिंग का काम कर रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर में और माइक्रो कंप्यूटर में ये सारी की सारी डेस्कटॉप, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये मिनी की कैटेगरी में भी आते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी
ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। मिनी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें एक तो स्पीड ज़्यादा होती है, दूसरा इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट ही हम इस तरह से करते हैं कि इसका और इसका डिफरेंस ये है कि इसमें प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है और इसकी जो कैपेसिटी होती है डाटा स्टोर करने की वो भी एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर ज़्यादा होती है। और इसके अलावा ये उस इन्वायरमेंट में रखे जाते हैं जहाँ पे हमें एक ही टाइम पे एक सिस्टम के ऊपर एक से ज़्यादा लोगों को काम करवाना होता है। तो इसका मतलब है मोर देन वन पर्सन इसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ सिंगल पर्सन एट अ टाइम काम कर सकता है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर आप नेट से सर्च करें तो आपको बहुत बड़ी मशीनरी पूरे रूम में जो फिट, पूरे हॉल में या रूम में फिट नज़र आती है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की वो पिक्चर होती है। लाइक हम इसको ये कह सकते हैं, इसकी अगर फीचर्स लिखने बैठे तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत लार्ज होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। कोई आम यूज़र इसको अफोर्ड नहीं कर सकता या घरों में इंस्टॉल नहीं करवा सकता इस पूरे सिस्टम को। ये कोई स्पेशल कंपनी या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही इनको अफोर्ड कर सकती हैं। और इनका पर्पज़ ये तब यूज़ होते हैं जब बहुत स्पीड से काम करवाना हो और बहुत लार्जर डाटा स्टोर करना हो, तब ये यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी फ़ीचर में लिखा हुआ है कि इसकी स्पीड बहुत हाई होती है और इसके अलावा लिखा हुआ है 100 ऑफ यूज़र्स। 100 ऑफ यूज़र्स का मतलब ये है कि इस सिस्टम के ऊपर मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर एक पर्सन नहीं या सिंगल पर्सन नहीं, बहुत सारे यूज़र एक ही टाइम पे उस सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं। ये वहाँ पे यूज़ होता है। और लाइक जैसे उन इन्वायरमेंट में ये वाला कंप्यूटर यूज़ होगा जहाँ पे हमें सेंट्रलाइज्ड डाटा चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर बैंक में चले जाओ तो सारे के सारे जितने सिस्टम पड़े होते हैं उनका डाटा कहीं एक ब्रांच से आ रहा होता है, सारा सेंट्रलाइज्ड डाटा होता है। उस सेंट्रलाइज्ड डाटा के लिए ये वाला मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर इन सब में से मोस्ट पावरफुल है। एक तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है और इसकी जो कहते हैं इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक वर्ड इसके लिए यूज़ होता है, हम इसको कहते हैं सुपर कंप्यूटर को स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर इसको बोलते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो उसमें हम ये सुपर कंप्यूटर का डिस्कस करेंगे जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अभी यहाँ पे ये देखें कि स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर क्या होते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो रीसेंट, जिनमें लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको स्टेट ऑफ द आर्ट, उनके लिए एक टर्म यूज़ होती है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। उसके बाद सिंगल टास्क के लिए यूज़ होते हैं। ये उन ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं जहाँ पे एक टाइम पे हमें सिंगल टास्क एक सिस्टम से करवाना होता है। जबकि माइक्रो और मिनी में अगर आप देखें तो आप बहुत सारे काम एक ही टाइम पे परफॉर्म करा रहे होते हैं, यानी मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। लेकिन ये वाले जो कंप्यूटर हैं वो सिर्फ सुपर कंप्यूटर वो सिर्फ एक सिंगल टास्क के लिए असाइन कर दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वेदर फोरकास्टिंग करती हैं या न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह करती हैं, तो उसके लिए ये वाला सिस्टम यूज़ होते हैं, यानी सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। इसकी मशीनरी बहुत हैवी और बहुत बड़ी होती है मशीनरी। इन चारों टाइप्स को डिस्कस करने के बाद हमारा जो इस चैप्टर का नाम था टाइप्स एंड जनरेशन, अब हम जनरेशन के टॉपिक पे आते हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक है टाइप्स का और जनरेशन एक अलग से टॉपिक है। अब जनरेशन्स के टॉपिक पे अगर हम स्टार्ट करें तो टोटल हमारे पास कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स हैं। टोटल 5 जनरेशन्स है। जैसे आप लोगों ने अक्सर जब मोबाइल ख़रीदते हैं या सिस्टम ख़रीदते हैं तो आप उनसे जनरेशन के बारे में पूछते हैं। अक्सर आप ये वर्ड यूज़ करते हो, 2G है, 4G है, 3G, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हो। उस G का मतलब होता है जनरेशन्स की बात हो रही है। और जितनी एडवांस जनरेशन कोई आपको बताएगा, चाहे वो मोबाइल की है चाहे वो लैपटॉप की है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें एडवांस फीचर्स हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसकी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन को। यहाँ से 1937 से लेकर 1953 इसका ड्यूरेशन था, मतलब जिसमें ये इन्वेंशन सारी हुई इसके ऊपर, फर्स्ट जनरेशन के ऊपर। और इसकी इस जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर बने थे उनकी जो फीचर्स थी वो यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि ये वाली फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो साइज़ में बहुत बड़े थे, इनकी मतलब मशीनरी बहुत बड़ी थी। आजकल तो आपने देखा ना, सिस्टम को या मोबाइल को या लैपटॉप को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकते हो। लेकिन पहले क्या था, एक बड़े बड़े हॉल में या बड़े रूम में वो कंप्यूटर फिट किए जाते थे। वो ऐसे कंप्यूटर तो नहीं थे लेकिन पूरी मशीनरी थी जिसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता था, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले तो इसकी फ़ीचर में ये आता है कि ये बहुत बड़ा था साइज़ में। दूसरी बात ये कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। आजकल तो हमारे सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं ना, इसमें सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। और इसका नुकसान ये था वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करने का कि एक तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती थी, दूसरा वो जल्दी हीटअप हो जाती थी। जब प्रोसेसिंग कर रहा होता था सिस्टम तो वो जल्दी हीटअप हो जाती थी, और हीटअप होने की वजह से वो जल भी जल्दी जाती थी। और जब वो
जल जाती थी, तो इसकी वजह से वो बार बार उनको इंस्टॉल करना पड़ता था वैक्यूम ट्यूब्स को, जिसकी वजह से ये वाला सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था। और एक बात और कि इसको रखने के लिए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को रखने के लिए एयर कंडीशन रूम चाहिए होते थे, यानी उनको ऑल टाइम उनको कूलिंग प्रोवाइड करनी पड़ती थी ताकि ये वैक्यूम ट्यूब्स जल ना जाएँ। उसके बाद इसके ड्रॉबैक में ये आता है कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो स्लो स्पीड था, मतलब यूज़र जितनी स्पीड से काम चाह रहा था उतनी स्पीड से वो सिस्टम काम नहीं करते थे, स्लो स्पीड सिस्टम थे। और ऐसा सिस्टम जो आपके पास स्लो स्पीड में आपके पास काम करे और साइज़ में भी बड़ा हो, तो इसका मतलब वो रिलायबल नहीं है एक यूज़र के लिए, तो ये सिस्टम रिलायबल नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें एवोल्यूशन आई सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की, वो उसका जो ड्यूरेशन था वो ये था 1954 से लेकर 1964 तक जो कंप्यूटर्स बने थे, इसके दौरान जो एवोल्यूशन हुई थी वो सारी क्या थी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कैटेगराइज की गई थी। इसका और फर्स्ट जनरेशन का और सेकेंड जनरेशन का डिफरेंस ये था कि एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो थोड़े से स्मॉल हो गए थे साइज़ में, साइज़ उनका स्मॉल हो गया था। क्यों? उसकी वजह ये थी कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह अब क्या यूज़ हो रहे थे, ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे थे। ट्रांजिस्टर साइज़ में स्मॉल होते थे एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। और इसकी जो स्पीड थी सेकंड जनरेशन की वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की निस्बत थोड़ी ज़्यादा थी। एक तो इसकी स्पीड ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, दूसरा इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती थी ना वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से, वो भी कम हो गई थी ट्रांजिस्टर यूज़ करने से। अब हीट प्रोडक्शन भी कम होगी, थोड़ी सी स्पीड भी ज़्यादा होगी, साइज़ भी स्मॉल हो गया, तो इसका मतलब ये वाला जो सिस्टम था सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर बने थे वो फर्स्ट जनरेशन की निस्बत ज़्यादा रिलायबल हो गए थे। उसके बाद हमारे पास अभी भी वो इतने रिलायबल नहीं थे, यानी उनकी स्पीड इतनी नहीं थी या साइज़ इतना स्मॉल नहीं हुआ था कि वो यूज़र के लिए रिलायबल हो, इसलिए मज़ीद एवोल्यूशन हुई। और थर्ड जनरेशन में का जब ड्यूरेशन शुरू हुआ वो था 1965 से लेके 1975 तक। इस दौरान जो भी कंप्यूटर बने वो थर्ड जनरेशन में कैटेगराइज किए गए। अब इसकी जगह जहाँ पे हमारे पास ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे थे, अब हमारे पास यूज़ हो रहे थे आईसीज़ यूज़ हो रहे थे। आईसीज़ मींस इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब सारी सर्किटरी को उन्होंने एक ही जगह पे एक ही सर्किट के ऊपर लगा दिया था ताकि मशीनरी को मज़ीद छोटा किया जा सके। अब ये इस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन ज़्यादा थी, और इसमें जो हीट प्रोडक्शन थी वो भी सेकेंड जनरेशन की निस्बत कम हो गई, यानी हीट भी कम हो गई और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये एक यूज़र के लिए ज़्यादा रिलायबल हो गया एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो इसका मतलब अब इसके बाद जब थर्ड जनरेशन से नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन में काम होना शुरू हुआ 1975 से लेके अभी तक जितना भी काम चल रहा है वो फोर्थ जनरेशन में, अभी तक अगर हम देखें तो हम फोर्थ जनरेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एग्जिस्ट किस में कर रहे हैं, फोर्थ जनरेशन में कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम फिफ्थ जनरेशन तक पहुंच जाएंगे। इसका फोर्थ जनरेशन की फ़ीचर्स में ये था कि इन तीनों की निस्बत फर्स्ट सेकंड और थर्ड की निस्बत साइज़ जो था, आजकल आपके पास जितने भी सिस्टम हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो सारे स्मॉल साइज़ में, मतलब उनको कैरी करना आसान है एक जगह से दूसरी जगह, जो कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड में बहुत कम मुश्किल था। अब इसका साइज़ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में साइज़ स्मॉल होता गया, और ये जितने भी आईसीज़ थे ना उनकी जगह पे एलएसआई टेक्निक यूज़ हुई। एलएसआई कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को, मतलब जितने सारे सर्किट्स थे ना वो सारे एक सर्किटरी के ऊपर लगा दिए गए थे साइज स्मॉल करने के लिए, और स्पीड इसकी ज़्यादा हो गई थी पहले की निस्बत, यानी थर्ड जनरेशन की निस्बत। यहाँ पे जो बिल्कुल हल्की सी हीट प्रोड्यूस हो रही थी अब वो बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, बिल्कुल नील हो चुकी थी। इसका मतलब साइज़ हमारे पास स्मॉल हो गया था, स्पीड फास्ट हो गई थी और हीट प्रोडक्शन बिल्कुल नील हो गई थी। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सिस्टम था फोर्थ जनरेशन में जितने भी सिस्टम बने थे वो ज़्यादा रिलायबल हो गए थे इन पीछे जितनी भी जनरेशन्स की निस्बत। यहाँ पे जो सिस्टम बना था वो ज़्यादा रिलायबल था। अब जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है कुछ हद तक इसको असेस कर लिया गया है और कुछ हद तक मज़ीद इसको असेस करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट टू ऑनवर्ड्स, मतलब आगे जब जो भी करेंगे वो नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट फीचर लिखी हुई है कि ये फ्यूचर में यूज़ होगा, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होनी है वो ना तो ये आईसीज यूज़ होंगे ना एलएसए यूज़ होगी, इसमें जो टेक्निक यूज़ होनी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज़ होनी है, यानी रोबोटिक्स की टेक्निक यूज़ होगी। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद
यहाँ पे जो LSI टेक्निक यूज़ हो रही थी उसी को इन्हेंस करके VLSI टेक्निक यूज़ हुई है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मींस कि बहुत बड़ी जो सर्किटरी थी ना उस सबको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा एक ही सर्किट के ऊपर। और इसमें एक और टर्म यूज़ हुई है पैरेलल प्रोसेसिंग की। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे टीम वर्क नहीं होता, टीम वर्क में जब ज़्यादा लोग टीम में काम करते हैं तो वो एक काम को ज़्यादा स्पीडली और अच्छे तरीके से करते हैं। सेम इसी तरह अगर पैरेलल प्रोसेसिंग की टर्म 5th जनरेशन में यूज़ होगी तो इसका मतलब है बहुत सारे प्रोसेसर एक ही टाइम पे काम करेंगे और काम स्पीडली होगा एज़ कम्पेयर टू ऑल जनरेशन्स। तो ये थी सारी कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं बुक से ताकि जो पॉइंट हमारा मिस हो गया वो हम मज़ीद क्लियर कर सकें। Unit number 1, types and generation of computer. A computer is an electronic device which can do many tasks quickly and accurately. मतलब कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आप बहुत सारे टास्क को क्विकली और एक्यूरेटली परफॉर्म करता है। जैसे कि हमने इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था। वी हैव लर्न दैट अ कंप्यूटर परफॉर्म 3 बेसिक फंक्शंस, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। एंड इन तीनों कामों के लिए ये डिफरेंट डिवाइसेस हमारे पास होते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस हो गया, कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया और आउटपुट डिवाइसेस हो गए। ठीक है, अगर इस ब्लॉक डायग्राम को समझा जाए तो कंप्यूटर की पूरी डेफिनेशन हमें इजीली समझ आ जाएगी कि कंप्यूटर क्या करता है। इनपुट को लेता है, इनपुट को डाटा भी बोलते हैं। इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट यानी कि उसको रिजल्ट में चेंज कर देता है। अब इसके नेक्स्ट पेज में आए, पेज नंबर 8 पे यहाँ देखते हैं। अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। स्टोरेज डिवाइसेस हेल्प टू स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज लेटर। कंप्यूटर परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क इन डाइवर्स फील्ड। डाइवर्स मीन्स कि डिफरेंट फील्ड्स में इसको, डाइवर्स मतलब बहुत डाइवर्सिटी में जाके, बहुत डिटेल में जाके इसकी बहुत सारी फील्ड्स हैं इसको यूज़ करने की। डैट इज़ वाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्पेशली डिज़ाइन टू परफॉर्म दीज टास्क। लेट अस हैव अ लुक एट देम। अब कंप्यूटर्स की टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर को 4 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, जैसे कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। अब माइक्रो को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे ये बताया गया है कि माइक्रो चीप है और आसानी से उनको फाउंड किया जा सकता है, यानी आसानी से वो आपको ऑफिस में, स्कूल्स में, होम्स में मिलेंगे। दीज कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू बी यूज बाय 1% एट अ टाइम। एक ही सिंगल यूज़र इसको एक ही टाइम पे यूज़ कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स आर यूज इन CPU टू प्रोसेस डाटा। अब इसमें बताया गया कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर चिप्स यूज़ होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स। एक तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक टैबलेट PC, एक लैपटॉप और उसके बाद है स्मार्टफोन। अब इन चारों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सारा। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो जब मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताई थी तो मैंने बताया था कि मिनी कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिनकी स्पीड एज़ कम्पेयर टू माइक्रो ज़्यादा होती है और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद they are used in multi-user environment where more than one person is working on the computer at the same time, जहाँ पे एक से ज़्यादा यूज़र एक इस टाइम पे सिस्टम के ऊपर काम कर सकें। उसके बाद आता है मेन फ्रेम। these are very powerful computers. Mainframe computer are large and expensive and have very high processing speed. इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और बहुत 100 ऑफ यूज़र एक ही टाइम पे इस पर काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद दे कैन ऑल्सो स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन, मतलब इनकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दे आर बेस्ट सूटेड फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक, जैसे कि इनको बैंक वगैरह में, एयरपोर्ट्स वगैरह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे सेंट्रलाइज डाटा हमें चाहिए होता है। व्हेन सेवरल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर दे फॉर्म अ नेटवर्क। बहुत सारे कंप्यूटर जब आपस में मिलते हैं तो एक नेटवर्क बनाते हैं। विद इन नेटवर्क अ कंप्यूटर आर एबल टू एक्सचेंज डाटा। अब उस नेटवर्क में सारे कंप्यूटर इस कैपेबल होते हैं कि वो उनमें एक जो सर्वर होता है वो इस कैपेबल होता है कि वो सर्वर बाकी अपने क्लाइंट्स को सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑल्सो एक्ट एज अ सर्वर इन अ नेटवर्क। जो सर्वर वो होता है, कंप्यूटर होता है एक नेटवर्क के अंदर जो बाकी अपने तमाम कनेक्टेड कंप्यूटर यानी क्लाइंट्स को अपना डाटा शेयर करवा सकता है। अ सर्वर इज अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कनेक्टेड कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। दे आर द स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर मैंने बता दिया जिनमें बहुत लेटेस्ट और एडवांस फीचर्स होती हैं। दे कैन ओनली वर्क ऑन अ सिंगल टास्क। ये बात भी हमने डिस्कस की थी एक्सप्लेनेशन में कि ये सिर्फ एक सिंगल टास्क के ऊपर काम करते हैं, यानी इनको एक स्पेशल पर्पज़ के लिए ही बनाया जाता है। जैसा कि वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज़ करती है जिनको वेदर फोरकास्टिंग करनी होती है, जिनको कोई न्यूक्लियर रिसर्च करनी होती है, रॉकेट्स वगैरह के लिए और सैटेलाइट मॉनिटरिंग के लिए इन कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है, यानी हैवी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम देखते हैं द टाइप ऑफ कंप्यूटर डिस्कस अर्लियर इन द चैप्टर आर एबल टू हैंडल डिफरेंट एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ द वेरियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स डेट लुक प्लेस ओवर ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी। ये इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर जब बनना स्टार्ट हुए थे
उस टाइम से लेके अभी जो टाइम हमारे पास चल रहा है, इस टाइम के दौरान जितने भी कंप्यूटर्स बने हैं, ज़ाहिर सी बात उसमें एवोल्यूशन होती रही है, वो कोई सेम डिवाइस नहीं चलता रहा। तो इस पैराग्राफ में वो डिस्कस किया हुआ है। द एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी मेड वे फॉर इंप्रूवमेंट इन डिज़ाइन। उनका डिज़ाइन में चेंज आता रहा, उनके डेवलपमेंट में चेंज आता रहा, उनकी स्पीड में चेंज आता रहा। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट जनरेशन में चलती रही। मेजर डेवलपमेंट लेड टू बेटर स्पीड, जैसे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, स्पीड के बारे में एवोल्यूशन हुई और स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में हुई, और इसके अलावा उसकी कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि पहले बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी और ऐसा कम होती गई इसकी कॉस्ट। दीज डेवलपमेंट हैव बीन कैटेगराइज इनटू जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। अब इन डेवलपमेंट को जो स्टार्ट से लेके अभी तक चल रही हैं, ये जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उसको जनरेशन का नाम दे दिया गया है, उनको डिफरेंट जनरेशन में कैटेगराइज कर दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे टोटल 5 जनरेशन डिस्कस हुई हैं। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसका जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे मेंशन है 1937 से लेके 1953 तक जो भी एवोल्यूशन हुई है, इसमें डेवलपमेंट हुई है, वो फर्स्ट जनरेशन की थी। अब इनके फीचर्स पढ़ते हैं। वेरी बिग इन साइज, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द रूम, यूज वैक्यूम ट्यूब, स्लो प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट, और लास्ट है नॉट रिलायबल। इसका मतलब कि अगर किसी डिवाइस की स्पीड स्लो होगी, अमाउंट उसकी हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और साइज़ उसका बड़ा होगा, तो वो डिवाइस रिलायबल नहीं होगा एक यूज़र के लिए। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का जो ड्यूरेशन था वो था 1954 से 1964 तक। इनकी जो फीचर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है ये है, उनका साइज़ स्मॉल था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, उनमें ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे, उसके बाद इनकी स्पीड ज़्यादा थी, और इनमें जो हीट प्रोडक्शन थी वो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वो हीट प्रोडक्शन इनकी कम थी। उसके बाद ये ज़्यादा रिलायबल थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 14 पे। थर्ड जनरेशन के बारे में यहाँ डिस्कस किया हुआ, इसका ड्यूरेशन था 1965 से लेकर 1975 तक। स्मॉलर इन साइज देन द कंप्यूटर ऑफ द प्रीवियस जनरेशन। प्रीवियस जनरेशन यानी सेकेंड जनरेशन की बात करें कि उसकी निस्बत ये इनका साइज़ कम था। इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हुए थे ट्रांजिस्टर की बजाय। यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनकी शॉर्ट फॉर्म में आईसीज भी बोलते हैं इनको। उसके बाद है हायर प्रोसेसिंग स्पीड इनकी ज़्यादा थी सेकेंड जनरेशन की निस्बत। इनकी हीट प्रोडक्शन भी पहली और दूसरी जनरेशन की निस्बत थी ज़्यादा, थोड़ी कम थी। प्रोड्यूस लेसर हीट दैन द प्रीवियस जनरेशन। इनकी हीट प्रोडक्शन पहली और दूसरी जनरेशन की निस्बत कम थी। इवन मोर रिलायबल दैन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, और ये सेकेंड जनरेशन की निस्बत ज़्यादा रिलायबल थे। उसके बाद फोर्थ जनरेशन 1975 से अभी तक जो जितने भी सिस्टम बन रहे हैं वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, वो फोर्थ जनरेशन में आते हैं। इसका साइज़ वेरी स्मॉल इन साइज़, यूज़ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इन प्लेस ऑफ आईसीज की जगह लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ हुई, यानी LSI की टेक्निक यूज़ हुई। वेरी फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज ऑलमोस्ट नील, वेरी रिलायबल। अब उसके बाद है नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट से next onward. Fifth generation refers to the computer that are being developed at present and are likely to be used in the future. These computers are being designed with artificial intelligence. इनमें AI की टेक्निक यूज़ होगी. They will be able to think and make decision. जो इस कैपेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि सिस्टम इस एबिलिटी के होंगे कि वो खुद ब खुद सोच सकें और अपना डिसीजन खुद कर सकें। यूज़ ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स VLSI, इसमें टेक्निक यूज़ होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होगी और पैरेलल प्रोसेसिंग की टेक्निक यूज़ होगी, जिसमें एक से ज़्यादा CPU एक टाइम पे काम करेंगे और स्पीड सिस्टम की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, द फर्स्ट जो कि MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपको आ सकता है। द फर्स्ट ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय 3 अमेरिकन फिजिस्ट जॉन ब्रेडन, वॉल्टर ब्रेटन एंड विलियम शॉकली इन 1947। ये MCQs या तो इसकी डेट के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इनकी ये पूछा जा सकता है कि कितने लोगों ने इसको इन्वेंट किया था, या फिर इन तीनों के नाम में से कोई MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इसके MCQs और इसके बुक वर्क के बारे में, इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।